गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और हम लोग सोशोलॉजी में कर रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज। इसकी 2 वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इंग्लिश की वीडियोस भी आपको लाइव सेशन में लगातार मिल रही हैं। हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कॉलोनियल पीरियड में कैसा रहा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे यहाँ औद्योगिकरण कैसे हुआ। We saw in the earlier section how the colonial state had an important role in the way industrialization and urbanization took place in India. तो अभी हमने पहले वाले सेक्शन में क्या देखा था कि कॉलोनियलिज्म ने, उपनिवेशवाद ने भारत में, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को स्टैंड करने में, ग्रोथ करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेयर वी आर ब्रीफली टच। अब हम क्या देख रहे हैं, अपॉन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट की, आज़ाद जो भारत राज्य था, प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को प्रमोट करने में उसने कहाँ तक अपना रोल निभाया है। फॉर इंडियन नेशनलिस्ट, ये जो हमारे भारत के जो राष्ट्रवादी थे, द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्थिक शोषण का जो मुद्दा था, दैट वाज द सेंट्रल इशू, वो मेन इशू था। इमेज ऑफ प्री कॉलोनियल, यानी प्री कॉलोनियल टाइम में, यानी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए उससे पहले की जो हमारी इमेज थी वो कैसी थी, वो थी एक रिचेस ऑफ इंडिया, मतलब रिचेस यानी वो अमीर की थी। इंडिया क्या था, बहुत रिच कंट्री था, एक ऐसी इमेज थी। बट कंट्रास्ट, इसके विपरीत में क्या हुआ, विद द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमारी इमेज कैसी बनाई कि इंडिया बहुत एक गरीब कंट्री है, यानी जो अमीर वाली जो हमारी एक इमेज थी वो क्या हुई, फीबल, यानी वो धूमिल हो गई या बहुत ख़राब हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने हमारी इमेज बनाई गरीब भारतीय जैसी। द स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन, यानी जो हमारे स्वदेशी मूवमेंट हुए, स्वदेशी स्व मतलब अपना और देशी मतलब देश का, यानी अपने ही देश का हमने प्रोडक्ट यूज़ करना था। तो जो स्वदेशी मूवमेंट हुए, इन्होंने स्ट्रेंथन, मजबूत बनाया था हमारे नेशनल इकोनॉमी को, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को इन्होंने मजबूत बनाया। किसने बनाया, स्वदेशी मूवमेंट ने। यानी अगर हम बाहर का सामान खरीदेंगे तो हमारे देश की मनी जाएगी बाहर, और अगर हम अपने ही देश का सामान खरीदेंगे तो हमारे जो देश की मनी है वो रहेगी देश में ही। मॉडर्न आइडियाज़ मेड पीपल रियलाइज, अब जो मॉडर्न आइडियाज़ आए उन्होंने लोगों को क्या बताया कि पॉवर्टी वॉज प्रिवेंटेबल, यानी गरीबी को हटाया जा सकता है। इंडियन नेशनलिस्ट सॉ, यानी जो हमारे भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्या देखा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत तेज़ गति से करते हैं तो क्या होगा, इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, वो कैसी हो जाएगी, बोथ, यानी उसमें ग्रोथ, यानी ग्रोथ भी होगी, एंड सोशल इक्विटी, यानी समाज में समानता भी पैदा हो जाएगी। यानी औद्योगिकरण देश के विकास के लिए और सामाजिक समानता दोनों के लिए एक हमें रास्ता दे सकता है। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री कैसी बनानी है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं बनानी है, बड़ी इंडस्ट्री लगानी है जिसमें मशीन्स भी कैसी हो, बड़ी बड़ी हो, और प्रोडक्शन भी सारा मशीनों से हो। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को क्या है, धीरे धीरे बढ़ा देना, यानी पब्लिक सेक्टर की जो पहुंच है उसको ऐसे निश्चित करना है कि सब लोगों तक पहुंचे। होल्डिंग ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समितियां या लोगों के सहयोग से जो समितियां बने उनको भी हमें बढ़ाना था। तो इन तीनों चीज़ों को क्या माने जाने लगा कि ये चीज़ें देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। पहली कौन सा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री विद हैवी मशीन्स। दूसरा माना जाने लगा कौन सा वाला, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर की, ये तीनों चीज़ें ही देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाने लगी थी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके क्या ओपिनियन थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे अ मॉडर्न एंड प्रॉस्पेरियस इंडिया, एक ऐसा इंडिया जो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो और प्रॉस्पेरियस मतलब उसमें बहुत ज़्यादा समृद्धि हो।
एंड एज विजुअलाइज बाय जवाहरलाल नेहरू, ये सपना किसने देखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। वॉज टू, लेकिन ये सपना पूरा कैसे होना था उनका? टू रीबिल्ड ऑन एन एडिफिक ऑफ जाइंट स्टील प्लांट, यानी बड़े बड़े कैसे लगाने थे? स्टील के प्लांट्स लगाने थे। एंड जाइगेंटिक डैम्स, जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़े बड़े डैम को भी बनाना। एंड पावर स्टेशन, बड़े बड़े जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो सके या इलेक्ट्रिसिटी बन के सप्लाई हो सके। तो नेहरू जी का जो ड्रीम था वो क्या था? पहला था हमारा जाइंट स्टील प्लांट बनाना, उद्योग लगाना। दूसरा था हमारा जाइगेंटिक डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाना। और तीसरा था हमारा पावर स्टेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बड़े बड़े स्टेशन बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब कैसे करना था? एक तो अपने ही देश में अपनी ही इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, जिससे क्या हो, स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले, देश की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और इसी को नेहरू जी ने बताया था क्या कि वो कैसे हो सकता है? बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाने हैं, बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करना है, इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ डेवलप करनी है। तो ये देखा हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अर्बनाइजेशन, यानी आज़ादी के बाद अब हमारा शहरीकरण कैसे हुआ था। सो यू वुड बी मोर देन अवेयर ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी हमें थोड़ा बहुत तो में पता है कि इंडिया में शहरीकरण कैसे इंक्रीज हुआ। रिसेंट ईयर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी हमने पास्ट के सालों में जो वैश्वीकरण देखा है, हैव लेड टू इनॉर्मस एक्सपेंशन एंड चेंज इन सिटीज़, हमने देखा कि उसके द्वारा क्या हुआ है, जो शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुआ है। और शहर क्या हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े भी हैं, यानी पहले शहरों की संख्या कम थी, अब धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इन द 21st सेंचुरी, अब हम 21st सेंचुरी में क्या देखते हैं? ये जो अभी जो सिचुएशन बताई हमने ग्लोबलाइजेशन वाली, ये थी हमारी किसकी? आफ्टर इंडिपेंडेंस का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 21st सेंचुरी की बात करते हैं। इंडिया विल बी विटनेसिंग फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि इंडिया अभी जो है विटनेस करेगा, क्या फील करेगा? फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन कैसे होगा? और ज़्यादा स्पीड से होगा। कैसे? विद द एम्बिशियस स्कीम्स ऑफ स्मार्ट सिटी, क्योंकि अब कैसी स्कीम चलाई जा रही है? स्मार्ट सिटी की, कि कौन सा सिटी कितना ज़्यादा अच्छा और डेवलप्ड बन जाए, एंड इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये स्कीम कौन चल रहा है? ये स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हम क्या देखने वाले हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, की ये जो अर्बनाइजेशन का जो सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप हुआ, ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों में परिवर्तित होते गए, तो किन किन स्टेजेस में हम अर्बनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो अर्बनाइजेशन को अलग अलग डिवाइड किया है, पहले ये पूछा जाता है कि ये किसने किया, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट दिया था MSA राव ने। उन्होंने अर्बनाइजेशन को 3 पोर्शन में डिवाइड किया था, 3 तरीके से उन्होंने अर्बनाइजेशन को बताया था। ही डिस्क्राइब्स 3 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ अर्बन इम्पैक्ट। उन्होंने अर्बन इम्पैक्ट की क्या थी, जो शहरीकरण का प्रभाव गांव पर कैसे होता है, या जो 3 तरीके बताए हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली सिचुएशन MSA राव ने क्या बताई है? पहली सिचुएशन बताई है उन्होंने, देयर आर विलेजेस, यानी ऐसे विलेजेस जहाँ से लोग, विच अ सीजेबल नंबर ऑफ पीपल हैव सॉट एम्प्लॉयमेंट इन फार ऑफ सिटीज़, यानी दूर दूर शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे क्या है? दे लिव देयर लिविंग बिहाइंड द मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिलीज इन देयर नेटल विलेज, यानी अपने पैतृक गाँव में जो उनकी फैमिली है वो फैमिली वहीं गाँव में रहती है। ऐसे ही एक विलेज का एग्जांपल देखते हैं कि माधोपुर एक विलेज है, वहाँ टोटल फैमिलीज़ कितनी है? 298, और उनमें से अप्रॉक्स जो 77 फैमिलीज़ हैं वो अर्निंग के लिए बाहर जाती हैं। और कहाँ कहाँ जाते हैं वो लोग जाते हैं बॉम्बे में और कैलकाटा में। अबाउट 75% ऑफ द टोटल माइग्रेंट सेंड मनी रेगुलरली। तो 75% जो पीपल हैं जो बाहर गए हुए हैं वो बस अपने घर में मनी, पैसे भेजते रहते हैं। एंड 83% विजिट द विलेज फ्रॉम 4 to 5 टाइम्स अ ईयर, और 83% कैसे हैं? वो साल में 4-5 बार आके, मतलब वो अपने घर आते रहते हैं। और कहीं कहीं पर क्या है, 1 in 2 ईयर, कभी कभी 2 साल में एक बार भी आते हैं। यानी कि पूरी फैमिली गांव में है और एक व्यक्ति जो काम करने वाला है वो शहरों में शिफ्ट हो जाता है।
तो अगर एक व्यक्ति भी शहरों के संपर्क में है तो उसका पूरा प्रभाव उसके घर पर पड़ेगा, यानी शहरीकरण का प्रभाव हमें घर पर भी देखने के लिए मिलेगा। जिसका एक और हम उदाहरण देखते हैं। देयर आर मैनी ओवरसीज माइग्रेंट फ्रॉम गुजरात विलेज लिविंग इन अफ्रीका एंड ब्रिटिश टाउन्स। यानी गुजरात के गांव के जो कुछ लोग हैं वो अफ्रीका और ब्रिटिश टाउन में भी रहते हैं। दे हैव बिल्ड फैशनेबल हाउस इन देयर नेटल विलेज। और अपने गांव में क्या, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप्ड बेंगलोर स्टाइल में फैशनेबल घर बनाए हुए हैं। इन्वेस्टेड मनी ऑन लैंड एंड इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीद ली हैं, इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया है। एंड हैव डोनेटेड लिटरली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट। और उसके साथ साथ क्या इस्टेब्लिश किए हैं, शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट यानी संस्थाएं भी डेवलप की हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है, वो अफ्रीका और ब्रिटिश टाउन में है, लेकिन उसका सीधा इम्पैक्ट क्या हमें गुजरात के गांव पर देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला जो स्टेज है ये कहलाता है फर्स्ट टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप देखते हैं अपना। द सेकेंड काइंड ऑफ अर्बन इम्पैक्ट इज टू बी सीन इन विलेजेस विच आर सिचुएटेड नियर एन इंडस्ट्रियल टाउन। यानी अब ऐसे गांव की बात करेंगे जो किसी भी औद्योगिक जो शहर है उसके पास में बसे हुए हैं। व्हेन एन इंडस्ट्रियल टाउन लाइक भिलाई कम्स अप इन द मिडस्ट ऑफ विलेज, यानी विलेज में जब आया, भिलाई का एक भिलाई इस्पात उद्योग है उसकी बात कर रहे हैं हम। सम विलेजेस आर टोटली अपरूटेड, कुछ विलेज क्या हैं वो पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। एंड वाइल द लैंड ऑफ द अदर्स आर पार्शली एक्वायर्ड, और कुछ लोगों की जो ज़मीनें हैं वो आंशिक रूप से अधिग्रहित कर ली गई हैं, मतलब दूसरे लोगों ने उन्हें एक्वायर्ड यानी अपने कब्जे में कर लिया है। तो दूसरी स्टेज में हम क्या देखते हैं कि गांव के जितने भी लोग हैं वो शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए और गांव पूरे तरीके से उजड़ जाता है। ये है हमारी सेकेंड स्टेज। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अकाउंट फॉर द थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट। यानी जो बड़े बड़े शहरों का जो विस्तारीकरण हुआ, यानी जो शहर छोटे थे उनकी जो सीमा है वो बढ़ा दी जा रही है, वही इम्पैक्ट हम देखेंगे यहाँ किसमें, थर्ड टाइप ऑफ इम्पैक्ट में। अब इसमें होता क्या है, वाइल आर फ्यू विलेजेस, इसमें जो कुछ आसपास के जितने भी विलेजेस होते हैं टोटली एब्जॉर्ब्ड, उनको पूरे तरीके से मिला दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। यानी शहरों को बढ़ाने का जो एक प्रक्रिया है उसमें आसपास के गांव को भी मिला लिया जाता है। जैसे हम एनसीआर वाला एरिया देखते हैं, जो नोएडा वाला एरिया देखते हैं, वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, आसपास के गांव को भी अपने में मिलाते गए। तो यहाँ पर हमने MS राव के अकॉर्डिंग 3 स्टेज देखी। तो हमने फर्स्ट वाला क्या देखा, फर्स्ट वाले में हमने देखा कि जो घर का एक ही व्यक्ति है वो दूर शहर में जाता है कमाने के लिए और पूरी फैमिली हमारी गाँव में ही रहती है। दूसरा वाला हमने देखा कि पूरी फैमिली शहर में जाके शिफ्ट हो जाती है और गांव पूरा उजड़ जाता है। तीसरा हमने देखा कि जो गांव का या फैमिली का एक भी मेंबर है वो कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है, लेकिन शहरों के विस्तारीकरण में शहरों को बढ़ाने के लिए पूरे गांव को उस शहरीकरण में या उस शहर में समाहित कर लिया जाता है या फिर मिला लिया जाता है। अब हम इसको यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और ये हो गई हमारी थर्ड स्टेज। ये छोटा सा विलेज, ये छोटा सा विलेज और ये छोटा सा विलेज। अब बड़ा सा हमारा शहर, और कैसा शहर, इंडस्ट्री वाला शहर जहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेज में क्या होगा कि फैमिली से एक ही मेंबर जाएगा शहरों में, ये फर्स्ट स्टेज है, और जो बाकी फैमिली मेंबर हैं वो यहीं पर रहेंगे। दूसरे स्टेज में क्या होगा कि पूरी ही फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। सपोज़ कीजिए 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 मेंबर, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हम अपनी थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, विलेज से कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा और ये जो शहर हैं ये अपने एरिया को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। सपोज़ करो कोई विलेज यहाँ होगा, वो इसको भी कैप्चराइज कर लेंगे अपने अंडर में। इसके आगे और कोई विलेज होगा इधर या इधर कोई विलेज है, वो अपना एरिया बढ़ा लेंगे। ठीक है, वो अपने एरिया को बढ़ाते जाएंगे और आसपास के विलेज को अपने अंदर मर्ज करते जाएंगे, और ये बना हमारा थर्ड स्टेज। तो पहले स्टेज में विलेज हमारे पूरे बने रहेंगे, दूसरे स्टेज में हमारे विलेज पूरे तरीके से उजड़ जाएंगे, और थर्ड स्टेज में विलेज हमारे शहरों में ही मिक्स कर दिए जाएंगे। ये थे हमारे अर्बनाइजेशन के 3 टाइप्स, और ये किसने दिए थे,
MSA राव ने। तो अगर हम 1951 की बात करें तो हमारे पास 17.29% पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, 2843 टाउन्स में रह रही थी। और इस परसेंटेज को नंबर में अगर काउंट करें तो 62.44 मिलियन पीपल थे। 2011 की बात करें तो 31.16% ऑफ पॉपुलेशन हमारी कहाँ रह रही थी, 7935 टाउन्स में। आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में भी इंक्रीमेंट हुआ है, जो 17% थी वो हमारी 31% हो गई है। और टाउन में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 2843 थे वो बढ़कर 7935 टाउन्स हो चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे जो शहरों की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है मनी अर्न करना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। यानी बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब अगर हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की बात करें तो इट विल बी ऑब्वियस टू यू दैट कॉलोनियलिज्म इज नॉट जस्ट अ टॉपिक इन हिस्ट्री। यानी जो कॉलोनियलिज्म है ये केवल और केवल एक टॉपिक नहीं है, बट समटाइम समथिंग विच लिव ऑन इन कॉम्प्लेक्स वे इन आवर लाइफ्स इवन टुडे। यानी हम हर दिन बहुत सारे इम्पैक्ट देखते हैं हमारी लाइफ में, जो क्या है वो कॉलोनियलिज्म के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल का जो ड्रेसिंग सेंस है, टाई सिस्टम है, हमारा लिटरेचर इंग्लिश में आने लगा है। अब अपनी सिलेबस की जो बहुत सारी बुक्स हैं वो भी आपको इंग्लिश में मिलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें कॉलोनियलिज्म में मिले। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। हम नया प्रोडक्शन सिस्टम देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देख सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कैसी बन गई हैं, अ वे ऑफ लाइफ, यानी हमारे लाइफ में जीवन जीने का एक तरीका जैसे बन गई हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म कैसे हुआ और हमारे यहाँ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ। यानी कि हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भारत की इंडस्ट्री क्या करी, बर्बाद की, अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग किया। और आज़ाद भारत में क्या हुआ, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री फिर से बनाई और 1991 में दुनिया के लिए भी खोल दी गई थी। इसी के साथ स्ट्रक्चरल चेंज का ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है आपने। नेक्स्ट वीडियो आपको सोशोलॉजी में किस टॉपिक पर चाहिए या कौन सी बुक से चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और आपको किस तरीके से मेरी हेल्प की आवश्यकता है, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।